सैम बताता है मसला नहीं है, बस मेरे दिल में एक गिल्ट है जिसे शायद मैं खत्म करने के लिए सब करता हूँ। मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त की टांगे असल में मेरी वजह से टूट गई थी और उस चीज का रिग्रेट खत्म करने के लिए मैंने उसी दिन अपने आप से वादा कर लिया कि जब जब इसको भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं मदद करूंगा। डैन के पास की कहानी सुनकर कायाशीमा को भी अपना भाई याद आ जाता है। जब वो दोनों भाई छोटे थे कितने प्यार से रहते थे, ये चाहे गरीब थे लेकिन कायाशीमा जान छिड़कता था अपने भाई पे। अपने भाई को एक अच्छी लाइफ देने के लिए उसने बहुत मेहनत की, एक मशहूर हेयर ड्रेसर बना। उसने अपने भाई की सारी ख्वाहिशें पूरी कर दी लेकिन एक जगह वो मार खा गया। बहुत सा काम करने की वजह से उसे अपने भाई पे ध्यान रखने का टाइम ही नहीं मिला। तब वो एक क्रिमिनल बन गया। कायाशीमा को ये नहीं पता चला असल में जो क्रिमिनल लेटर कायाशीमा के पास था वो उसके भाई का ही था। कुछ दिन बाद उसे बेन होने वाली थी और वो उसी को लेने के लिए ट्रेन से जा रहा था। अब सारे पैसेंजर्स ट्रेन से निकल चुके हैं। उन्हें पता है कि उन्हें कुछ खाना है, इंतजाम तो करना पड़ेगा। जंगल में कुछ खाने पीने की चीजें ढूंढने के चक्कर में वो काफी आगे निकल गए और उन्हें दिखाई दिया एक टावर। इसे देखकर ये सब शौक इसलिए हो गए हैं कि ये टावर कंप्लीट होने वाला था 2026 में। जिस टाइम से लोग आए थे वो टाइम था 2023 का। इस टावर के बारे में सबने ही बहुत कुछ सुन रखा था लेकिन इसको देखने के बावजूद भी ये लोग इस चीज को समझ नहीं पाए कि ये लोग फ्यूचर में आ चुके हैं। फ्यूचर में कितना दूर ये भी नहीं मालूम। इसी ट्रेन में एक बायोलॉजिस्ट भी था जिसे यही जंगल के अंदर एक ऐसा पौधा मिला जो 2023 से तकरीबन 30 साल बाद उगने वाला था। इन्होंने अंदाजा लगाया कि ये लोग कम से कम 40 साल अपने वक्त से आगे आ गए और ये चीज इन्हें परेशान कर देती है। आने वाले सालों में यह दुनिया इतने बुरे हाल में आ जाएगी इन लोगों ने सोचा तक नहीं था। सिंकट होकर 2023 का वक्त दिखाया जाता है जहाँ से ये कंपार्टमेंट यहाँ तक पहुंचा था। बहुत ढूंढने के बाद भी उन साइंटिस्ट को वो कंपार्टमेंट नहीं मिला तो मजबूरन अब ऑफिशियली उन्हें खबर अनाउंस करनी पड़ती है कि चलती ट्रेन के 2 कंपार्टमेंट्स लाइव हो चुके हैं जिसके अंदर तकरीबन 100 से ज्यादा लोग थे, वो भी लाइव है। कुछ अता पता नहीं चला। फ्यूचर में शिफ्ट होते हैं जहाँ लोग पागल हो रही हैं क्योंकि पानी पीने तक के लिए नहीं है उनके पास। इस वक्त सैम जुगाड़ करता है और एक बड़ी सी पॉलीथीन को उठाकर इस कंपार्टमेंट की छत पे बिछा देता है कि चलो और कुछ नहीं 2-4 कतरे बूल की ही जमा हो जाए। लेकिन प्लान उनका ये भी फेल हो गया। सुबह हो गई, अगला दिन आ गया। बायोलॉजिस्ट इस एरिया की छानबीन करने के लिए जाता है और उसे एक ऐसा फ्लावर मिलता है जो बहुत ज्यादा पानी के आसपास उगता था। इसे देखकर उसे क्लू मिला जरूर आसपास कोई चश्मा या नदी है। ये सुन सैम डिसाइड करता है कि अगर तो यहाँ कोई चश्मा या नदी है तो वो उसे ढूंढ कर रहेगा ताकि उसके सभी साथी प्यास बुझा सके। उसके साथ जाते हैं ये बायोलॉजिस्ट कायाशीमा और यूमी भी। चलते चलते ये लोग पहुंचे एक बहुत ही बड़े पहाड़ के पास। पहाड़ है तो चश्मा भी होने के चांसेस है लेकिन इतने ऊंचे और इतने इसके लिए पहाड़ पे चढ़ेगा कौन और किस तरह। इस काम के लिए ये सब मिलकर एक रस्सी बनाते हैं और सैम जो कि एक फायर फाइटर है और रस्सी से दीवारों पर चढ़ने का उसे काफी एक्सपीरियंस है वो यहाँ इस पहाड़ के ऊपर चढ़ता है और फाइनली इन्हें पानी भी मिल गया है। खुशी से ये लोग झूलने लगे। सैम उस पहाड़ के ऊपर से दूर दूर तक देखने लगता है। जहाँ टोक्यो की बड़ी बड़ी मशहूर बिल्डिंग्स थी वो जगह बस एक समुद्र बन गई थी। उससे बाहर आकर अपने साथियों को बताए। सभी लोग और भी ज्यादा परेशान हो गए ये जानकर कि आखिर फ्यूचर में ऐसा क्या होने वाला था कि जिससे ये दुनिया इतनी बर्बाद हो जाएगी। एक और दिन खत्म हो जाता है, रात हो जाती है और डना के नाम का एक आदमी कंपार्टमेंट से बाहर निकलता है। वो अपना काम कर ही रहा था कि यहाँ पे कोई इंसान उसके ऊपर हमला कर देता है। खैर उसके हमले से तो उसने अपने आप को बचा लिया लेकिन जबकि वो जाकर अपने कंपार्टमेंट के साथियों को बताता है तो कोई इस पे यकीन भी नहीं कर रहा था कि उसने यहाँ किसी इंसान को देखा जो कि इतने दिन से वो लगातार यहाँ छानबीन कर रहे थे। उन्हें तो यहाँ कोई इंसान नहीं मिला था। खैर देखते ही देखते आज बारिश शुरू हो जाती है और बारिश से इन लोगों को सुकून मिलता है। एक तो पीने के लिए पानी, नहाने के लिए पानी और फाइनली कुछ तो अच्छा हुआ था इनके साथ। बारिश बेचारा अपने ही काम पे लगा था। यहाँ वो कुछ ऐसा सामान ढूंढना चाह रहा था जिससे इंसान खा पी के अपना गुजारा कर सके। उसके इस काम में बाकी लोग भी उसकी मदद करने का डिसाइड करते हैं। क्या हम देखते हैं कि रीना और यूमी जब दोनों बेरीज ढूंढने के ही काम कर रही थी तो गलती से यूमी कुछ ऐसी बेरीज खा लेती है जो कि पॉइजनस थी, इन्हीं जहरीले थे। इंसानों ने खाते तो मर जाते। उसकी तबीयत खराब देखकर सैम बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और यहाँ हमें फील हुआ कि सैम भी उसे पसंद करता है। खैर सभी लोग उसे लेकर कंपार्टमेंट में चले जाते हैं। जैसे तैसे करके ये लोग उसका थोड़ा बहुत इलाज करते हैं और यहाँ सब उसका ऐसे ख्याल रखते हैं जैसे सभी उसकी फैमिली हो। ये लोग साथ रहते रहते एक सामने जैसे ही हो गए थे। यूमी की ऐसी हालत देखकर सभी जन के लोगों को रियलाइज हो गया था कि अगर ये ऐसे के ऐसे ही बैठे रहे पर इन्होंने एफर्ट्स तक की, मेहनत की तो वो दिन दूर ही जिस दिन ये भूख प्यास से मर जाएंगे। इन्हें जिंदा रहना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। इसीलिए अगले ही दिन से ये लोग काम करने का फैसला करते हैं
कुछ लोगों ने यहाँ खाना ढूंढा था, कुछ लोगों ने मिलकर बर्तन बनाए और आज के दिन इन्होंने बहुत सा काम किया। खाने को भी इन्हें बहुत कुछ सुना था, लेकिन ये सब करने के बाद भी वो लोग ज्यादा खुश नहीं थे। उन्होंने रियलाइज किया कि खाने के तौर पे उन्होंने कुछ जहरीली बेरीज भी जमा कर ली थी। इस टाइम पर काशिमा को शक होता है कि शायद उन्होंने ये पॉइजनस बेरीज नहीं जमा की, उनके खाने में बेरीज शायद तनाका ने मिलाई है, जिसे ये लोग अपने कंपार्टमेंट से निकाल चुके हैं क्योंकि उसने काशिमा की सीजर्स चुरानी थी। ये लोग अब उस आदमी को ढूंढने के लिए निकलते हैं। सैम पूरी रात जंगल में भटकता रहा, उसे तनाका कहीं नहीं मिला, लेकिन उसने काशिमा की सीजर्स जरूर ढूंढ दी। अब बायोलॉजिस्ट जो हर दिन इनका कोई ना कोई फायदा कह दिया कहता था, वो इस एरिया को रीड कहते हुए उन्हें बताता है कि उसके नॉलेज के मुताबिक जैसा इस जगह का स्ट्रक्चर है, यहाँ करीब ही कहीं नदी में गुजर रही होगी, पर अगर यहाँ नदी है तो इनकी पानी की भी सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी और ये लोग वहाँ से मछलियाँ भी पकड़ सकते हैं। शहज जबरदस्त आइडिया था। सभी इसके आइडिया पे काम करने के लिए निकलते हैं, यानी एक नदी ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में ही कोई बायोलॉजिस्ट पर हमला कर देता है। फौरन ही उसे वापस कंपार्टमेंट में लेके आ जाता है। उसके लोग इलाज करते हैं, लेकिन वो बहुत दर्द में है। सभी लोगों को ये भी बात मालूम हो गई है कि तनाका झूठ नहीं बोल रहा था, बाकी इस शहर में उनके अलावा इंसान थे। इसके ऊपर हमला होने के फौरन बाद उनके कंपार्टमेंट में तनाका भी आ जाता है। ये उन सबसे कहता है कि अगर वो लोग उसे उनके साथ इस कंपार्टमेंट में रहने की इजाजत दे तो वो उनकी बहुत काम आ सकता है। वो एक सिक्योरिटी कंपनी में काम करता है, उसे ट्रैप्स बनाने का बहुत एक्सपीरियंस है और वो इन लोगों के लिए ट्रैप्स बनाएगा जिससे ये लोग यहाँ पे सिक्योर रह सकेंगे। उसकी बात सब लोग मान लेते हैं। खैर आज सब लोग अपने रूटीन के काम कर रहे थे, ऐसे जैसे उन्होंने इस जिंदगी को एक्सेप्ट कर लिया है। काशिमा यहाँ पे रीना के बाल कट करता है, जो करके उसे बहुत मजा आया। लोग जंगल में गए, उन्होंने खाना ढूंढा, खाना खाया, एक नॉर्मल दिन गुजारा। अगला दिन रोज आता है। यूमी और सैम को उनके कंपार्टमेंट के पास एक बच्चा दिखाई देता है। बच्चा उन्हें देखते ही भागने लगा कि दोनों उस बच्चे का पीछा करते हैं। बच्चे ने भागते भागते इनका बस एक ही फायदा किया कि इन्हें नदी तक पहुंचा दिया। नदी को पार करके ये बच्चा आगे की तरफ भाग जाता है और इन दोनों को ये कह के गया था कि मेरा इंतजार करना। इन दोनों को ही ढूंढते हुए काशिमा भी यहाँ गया। रात हो गई, बच्चा तो वापस ही नहीं आया। इन्होंने जब आगे जाके देखा तो यहाँ फाइनली उन्हें एक दूसरा कंपार्टमेंट भी मिल गया, जिसके बारे में हम पहले से जानते हैं कि ट्रेन के 2 कंपार्टमेंट लाइव है, एक सैम का और दूसरा ये। दूसरे कंपार्टमेंट के लोग इनसे काफी ज्यादा आगे थे। उन्होंने रहने सहने का अपना बहुत सारा इंतजाम कर लिया था। इनको यहाँ पे मिलता है यूमोटो, जो इन सब का लीडर था। सैम यूमोटो को बताता है कि उनके एक आदमी ने उनके बायोलॉजिस्ट पर हमला किया है। यूमोटो इस चीज के लिए उससे माफी मांगता है। इसका वक्त नहीं था। ये लोग यहाँ पे एक दूसरे से इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, जैसा कि सैमुअल को यहाँ पे एक नदी मिली थी, खाने पीने के लिए कुछ चीजें मिली थी। ये सारी बातें रैमन को बता देता है और यूमोटो यहाँ उन्हें बताता है कि जब वो लोग यहाँ आए तो इन्हें एक शिप मिली थी। हाँ, उस शिप के अंदर एक डायनी थी और एक रेडियो। रेडियोस की फ्रीक्वेंसी मैच करते करते उन्हें एक दिन डायनी से कुछ सिग्नल्स मिले, जिससे इन्हें पता चला कि ये लोग 60 साल आगे आ गए हैं, यानी फ्यूचर में। और साथ उसे ये बात भी मालूम हुई थी कि दुनिया तो 2026 में ही तबाह हो गई, क्योंकि 2023 और 24 में बहुत से लोगों ने अपने सैटेलाइट्स को स्पेस पे भेज दिया था ताकि वो स्पेस के बारे में बहुत सी मालूमात हासिल कर सके। और यही चीज इस दुनिया को तबाह करके उन सैटेलाइट में से एक सैटेलाइट एक एस्ट्रॉइड से टकराई और वो एस्ट्रॉइड उस सैटेलाइट की वजह से इस जमीन से टकरा गया और ऐसे ये जमीन तबाह हो गई और उसी तबाही में सारे इंसान भी मारे गए। सैम से पूछता है कि तुम्हारा वो रेडियो कहाँ है? जवाब में यूमोटो कहता है रेडियो तो मेरे पास ही है, लेकिन उस दिन के बाद उसके ऊपर कोई सिग्नल नहीं मिले। ये सारी इन्फॉर्मेशन सैम जाकर अपने बाकी साथियों को बताता है। टेंशन तो उसे खूब हो चुकी थी कि आखिर वो यहाँ से निकलेंगी कैसे। इस हकीकत को सुनने के बाद कि वो 60 साल फ्यूचर में पहुंच चुके हैं, सब लोग परेशान तो हुए थे, लेकिन इस वक्त पे सबको एक और सोच भी आई कि शायद उन्हें गॉड ने एक मौका दिया है कि लोग पास में जाकर सब कुछ ठीक कर दे, इस तबाही को होने से रोके। और ये सोच उन्हें हौसला देती है कि पहले से भी ज्यादा मेहनत करे, कोई रास्ता निकाले जिससे ये पास्ट में जाकर उस तबाही को होने से रोक पाए। यहाँ बैठा हर इंसान अपना अपना दिमाग चलाता है, खूब सोचता है, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिलता। भूख तो उन्हें शदीद लगी थी। ये लोग अब अपनी टोली हुई नदी के पास जाते हैं, वहाँ से पानी पीते हैं, नहाते हैं और बहुत सारी मछलियाँ जमा करके लाते हैं खाने के लिए। दिन ऐसे ही गुजरता है। ये लोग अपने लिए बाथरूम बना लेते हैं, बाथ टब्स बना लेते हैं और खाना जमा करने में लग जाते हैं। आज खाना जमा करते हुए बायोलॉजिस्ट को एक चमकता हुआ ग्रीन पत्थर मिला था यहाँ से, जो पत्थर वो सबको दिखाता है और तनाका भी ये देख चुका था। बायोलॉजिस्ट का ख्याल था कि चमकते हुए पत्थर अपने अंदर एनर्जी रखते हैं, वो ना हो वो इसकी मदद से वापस जा सकते थे। तनाका की सारी बात जाकर यूमोटो को बता देता है कि नहीं, दूसरे ग्रुप के लीडर को, यानी वो एक गद्दार है, वो इनकी सारी बातें जाकर उनको बताता है। यूमोटो उसके काम के बदले में उसे कुछ खाने पीने का सामान देता है। यहाँ सैम के ग्रुप के पास यूमी और रीना, जो एक ही एज के थे, वो आपस में तकरीबन दोस्त बन चुके थे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, उनके दरमियान में लड़ाई हुई। रीना को इतना गुस्साया कि वो धक्का देकर यूमी को एक गड्ढे में गिरा देती है। गड्ढे में गिरने वाली चोट पर यूमी को यहाँ इधर ये देख के लगा कि इस गड्ढे में पहले से ही तलाश थी। ये दोनों ही डर जाते हैं। अपनी सेफ्टी के लिए
लिए ये लोग कंपार्टमेंट की तरफ भागते हैं, लेकिन दूसरे कंपार्टमेंट के लड़के यहाँ उनका रास्ता रोक लेते हैं। वीना यूमी को खतरे में उनके साथ ही छोड़कर अपनी जान बचाकर किसी तरह कंपार्टमेंट में आ जाती है। अपने साथ होने वाली हर चीज की खबर वो यहाँ सैम को देती है और सैम बिना कुछ सोचे समझे यूमी को बचाने के लिए निकल जाता है। उसके पीछे एक कार शीमा भी आ चुका था, लेकिन जब ये दोनों वहां पहुंचे जहां पहले यूमी और दूसरे कंपार्टमेंट के लोग थे, तो इस टाइम तक दोनों यहाँ से गायब हो चुके थे। यूमी उनसे बचने के लिए भागते भागते एक शिप में छुप गई थी। अब सैम ये अंदाजा तो नहीं लगा पाता कि यूमी अपने बचाव के लिए कहीं छुप गई होगी, लेकिन हाँ उसे लगता है कि जरूर दूसरे ग्रुप के लोगों ने उसे किडनैप कर लिया है या नुकसान पहुंचा दिया है। बिना सोचे समझे वो दूसरे ग्रुप पर हमला करने के लिए निकल जाता है। इससे पहले कई लोग यहाँ पे हमला करते या किसी को नुकसान पहुंचाते, यूमोटो उससे सारा माजरा पूछता है। सैम उन्हें बताता है कि उनके साथियों ने उनके ग्रुप की एक लड़की के साथ बदतमीजी की है। ये जानकर वो अपने ग्रुप के लोगों की तरफ से माफी मांगता है और उसे कहता है कि यूमी जहाँ भी होगी वो सिर्फ ही उसे ढूंढ कर उन तक पहुंचाएंगे। लेकिन सैम को यूमोटो पे यकीन नहीं था, क्योंकि उसे लग रहा था कि जो लाश अभी यूमी और रीना ने देखी है वो भी उन्हीं की ग्रुप के किसी बंदे की है जिसे यूमोटो के ग्रुप ने मार दिया। यूमोटो जवाब में कहता है नहीं, वो तुम लोगों का कोई बंदा नहीं है, वो हमारे ही ग्रुप का एक बंदा है। जब हम लोग यहाँ इस हालत में आए तो वो बहुत ही ज्यादा पैनिक हो गया, इतना पैनिक कि वो पागलों की तरह सब पे हमला करने लगा था। उसने मुझ पे भी हमला कर दिया। अपने आप को बचाने के लिए अपने सेल्फ डिफेंस पे मैंने उसके पेट में चाकू मारा और अनइंटेंशनली मेरे से उसका मर्डर हो गया। यहाँ सभी लोग उस आदमी को मारने पर, मेरी बहादुरी पर मुझे लीडर मानने लग गए। काशिमा और सैम अपने कंपार्टमेंट के पास पहुंच जाते हैं। अब क्योंकि वो हमला करने की सोच से दूसरे ग्रुप के पास गए थे, इसलिए उन्हें खतरा था कि कहीं दूसरे ग्रुप वाले भी हमला करने के लिए उनके पास आ जाए। अपने सेल्फ डिफेंस के लिए ये लोग यहाँ हथियार बनाने का फैसला करते हैं। यहाँ यूमोटो उसी शिप के अंदर जाता है जिस शिप के अंदर उसे रेडियो मिला था। वो नहीं चाहता कि इसी शिप के एक छोटे से डब्बे के अंदर यूमी भी छुपी बैठी है। वो यहाँ रेडियो पे किसी से बात करने लगता है, लेकिन रूमी उसका झूठ पकड़ लेती है कि वो किसी से रेडियो पे बात नहीं कर रहा और ये रेडियो तो चल भी नहीं सकता क्योंकि नीचे से उसकी केबल ही कटी हुई थी। वो बाहर निकल कर उससे पूछती है कि तुम ये झूठा ड्रामा क्यों कर रही हो, आखिर तुम्हें क्या मिलता है इससे। अब सच्चाई तो यूमी को पता चल ही गई थी, पर बताने में क्या हर्ष था। यूमोटो बताता है असल में मैं यहाँ सबका लीडर ही बन के रहना चाहता हूँ, इसीलिए तो ऐसे ड्रामे करता हूँ। मुझे नहीं जाना पास्ट में, यानी वहाँ पे तो मेरी किसी को कदर भी नहीं। यहाँ सब लोग मुझे लीडर के रूप में देख रहे हैं, मुझे इज्जत दे रही है, मैं इसी में खुश हूँ। लेकिन यूमी से कहती है तुम कहो ना कहो मैं बाहर जाकर तुम्हारी सच्चाई सबको बताने वाली हूँ। अपनी पोम खुलते देख कर यूमोटो डर जाता है और इस सब के चक्कर में वो यूमी को ही बांध के यहाँ कैद कर जाता है। सीन कट होता है और हम सैम और उनके साथियों को देखते हैं। इन्होंने बहुत से वेपन्स बना लिए हैं जिससे ये लोग एक छोटी सी जंग लड़ेंगे, क्योंकि वादे के मुताबिक यूमोटो ने अभी तक यूमी को उनके ग्रुप को वापस नहीं किया, ना ही वो ढूंढ के लेकर आए। इसलिए ये सब लोग अगली सुबह उन लोगों पर हमला कर देंगे। यहाँ एक औरत उसे कहती है हमला करना बिल्कुल ठीक है, मैं ग्रुप के फैसले के साथ हूँ, लेकिन फिर भी अकल से काम लो। दूसरा ग्रुप हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हो ना हो हम पे हमला करके हमारी गैरेज पर बात कर देगा और रहने का ये छोटा सा ठिकाना हमारे पास है ये भी हमारे हाथ से चला जाएगा। इससे बेहतर कि हवाई जंग से पहले अपने रहने के लिए कोई दूसरा ठिकाना ढूंढ लेना चाहिए जिसके बारे में दूसरे ग्रुप को कुछ ना पता हो। ग्रुप के लोगों को उसकी बात पसंद आती है और सुबह होते ही ये औरत बायोलॉजिस्ट के साथ मिलकर अपने लिए एक सेफ ठिकाना ढूंढने के लिए निकल जाती है। अभी तो इनका जंग में जाने का कोई मूड नहीं था, लेकिन अगले दिन वो देखते हैं कि दूसरे ग्रुप के लोग उनके ग्रुप के ऊपर हमला कर चुके थे। तैयारी तो उनकी भी पूरी थी। ये लोग अपने सेल्फ डिफेंस पे लड़ने लग जाते हैं और लड़ाई बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। यूमोटो ये लड़ाई देखकर पागल हो चुका था। ये लोग आपस में एक दूसरे को मारते थे तो उसे लीडर वो मानता, उस और जोर से चिल्लाकर इस लड़ाई को बंद करवाने की कोशिश करता है। लेकिन जुनून में आए ये लोग लड़ने से बाज आने वाले नहीं थे। कभी सैम की टीम उनके ऊपर भारी पड़ती है तो कभी दूसरा ग्रुप सैम की टीम को हराने वाला था। इससे पहले कि इस लड़ाई में बहुत से लोग मर जाते हैं, यूमी यहाँ एंट्री करती है जिसने अपने आप को उस शिप में से आजाद करवा लिया था। वो यहाँ आकर सबको यूमोटो की यानी इस लीडर की सच्चाई बता देती है कि उसने अभी तक जो कुछ भी इन सबको बताया वो झूठ था। उसके पास कोई रेडियो नहीं है, उसे कोई सिग्नल नहीं मिले। अब तो डिफेंस में यूमोटो कहता है मैंने ये सब इसलिए किया कि सबके अंदर वापस जाने की वो जिंदा रहे, कोई भी दिल ना हार बैठे। और अगर इस वक्त पर कोई हिम्मत छोड़ देता, कोई हार मान लेता तो वो सुसाइड भी कर सकता था। सैम को भी उसकी ये बात पसंद आई थी, लेकिन अब यूमोटो ने फैसला कर लिया था कि वो लीडर नहीं रहेगा। वो यहाँ पर एक डायरी छोड़कर चला जाता है। इस डायरी के अंदर ही वो सारी बातें लिखी थी जो पहले यूमोटो ने इन्हें बताई थी कि उसे रेडियो से पता चली, जैसा कि ये लोग इस टाइम 2060 में है, 2026 में दुनिया बर्बाद हो गई, वो किस वजह से हुई, कैसे हुई, ये सभी चीजें इस डायरी में लिखी थी। ये डायरी उसे उस शिप से ही मिली थी।
बायोलॉजिस्ट और वो औरत जो अपने रहने के लिए दूसरा ठिकाना ढूंढने के लिए गए थे, उन्हें यहाँ एक ऐसा टॉवल मिलता है जिसके अंदर बहुत से ग्रीन चमकते हुए पत्थर है। जबकि ये सीन कट होता है और हमें 2023 का टाइम दिखाया जाता है। एक साइंटिस्ट जो ट्रेन के डब्बों के गायब होने की मिस्ट्री ढूंढ रहा है, वो इस टाइम भी टनल को स्टडी कर रहा था। टनल की फुटेज को गौर से देखने पे उसे पता चला कि जिस टाइम ट्रेन के अंदर से वो डब्बे गायब हुए, उस टाइम टनल के अंदर एक वर्म होल बन चुका था, जो कि सुपरनोवा नामी एक्सप्लोजन की वजह से हुआ था। इस फिनोमेना के मुताबिक ऐसे बड़े बड़े एक्सप्लोजन तब होते हैं जब एक प्लैनेट बहुत ज्यादा बुढ़ा हो जाए, तब उसके कोर में से कुछ ऐसी पावर्स निकलती हैं जिससे बहुत बड़े एक्सप्लोजन होते हैं। और इसी एक्सप्लोजन की वजह से वहाँ एक वर्म होल बना जिससे 2023 और 2060 की टाइमलाइन जोड़ दी। इन्हीं वो साइंटिस्ट तो ये मिस्ट्री सॉल्व कर चुका था, पर सैम और का ये मिस्ट्री सॉल्व करना अभी बाकी था। ये लोग भी ज्यादा वक्त नहीं लगाते, वो डायरी जो इनके हाथ लगी थी उसको स्टडी करने पे इन्हें भी सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बारे में पता चल जाता है। यहाँ पे बैठा हुआ एक साइंस टीचर सभी लोगों को सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बारे में बताता है कि ये एक्सप्लोजन जमीन के या किसी भी प्लैनेट पे तब होता है जब प्लैनेट बहुत ज्यादा बुरा हो जाए, मरने के करीब चला जाए। उनकी बातें करते करते अचानक यहाँ बहुत बड़ा तूफान आ जाता है। सभी लोग अपने कंपार्टमेंट में वापस आ जाते हैं। टनाका डिसाइड करता है कि वो इस कंपार्टमेंट के इमरजेंसी गेट को खोलकर दूसरी तरफ वाली टनल के अंदर चला जाएगा इस तूफान से बचने के लिए। वो जैसे ही इमरजेंसी गेट खोलता है इस कंपार्टमेंट का, तो दूसरी तरफ ये देखते हैं कि एक बहुत बड़ा वर्म होल बना हुआ है जो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ की चीजों को अपने अंदर खींच रहा था। उसने टनाका की बनाई हुई एक छोटी सी डोन को भी अपने अंदर खींच दिया था। अचानक तूफान बंद होता है और ये वर्म होल भी बंद हो जाता है। सिंकट होकर दूसरी तरफ 2023 के अंदर हम देखते हैं कि ट्रेन मैनेजमेंट के पास एक डिटेक्टिव भी है। ये लोग इसी टनल के अंदर खड़े होकर अपने केस को स्टडी कर रहे थे कि अचानक उनके पास टनाका की वो डॉल आकर गिरती है जो वर्म होल की वजह से यहाँ आई है। या वर्म होल को देखने के बाद इन लोगों को भी समझ आ गया था कि आखिर वापस जाना कैसे है। इन्हें वापस जाने के लिए एक वर्म होल बनाना था जिसके लिए कुछ स्पेशल रेडियोएक्टिव पत्थर और बहुत बड़ा एनर्जी सोर्स चाहिए था। पावर स्टेशन तो इस शहर में हो सकता था, लेकिन उसे ढूंढना मुश्किल था, नामुमकिन नहीं। ये सब लोग मिलकर काम करते हैं, एक पावर स्टेशन ढूंढ लेते हैं जो कि जमीन के अंदर ऐसा दबा हुआ था जैसे कभी उसे इस्तेमाल ही ना किया गया हो। उस पावर स्टेशन को निकालने के बाद ये लोग उन ग्रीन पत्थरों का इस्तेमाल करते हैं, पर यहाँ उनकी मेहनत से बनाए सेटअप की वजह से अचानक बहुत बड़ा तूफान आता है और वर्म होल भी वहां बन जाता है। सभी लोग इस वर्म होल को देखकर बहुत खुश थे। जिस इंसान ने वापस आना था वो इस कंपार्टमेंट के अंदर आना शुरू हो जाता है। ये लोग टनाका को भी अंदर आने को कहते हैं, लेकिन टनाका इस टाइम से वापस जाना नहीं चाहता था। वो इनसे कहता है नहीं, बस मैं यहाँ खुश हूँ। इन सबको वो आखिरी बार बाय करके उनकी ट्रेन का दरवाजा बंद कर देता है। ट्रेन में एक बहुत बड़ा झटका आता है और ट्रेन पहुंच जाती है वापस इनकी टाइमलाइन में। वही की तरह ये बेहोश हो गए थे और जब इन्हें होश आया तो कोई जोर जोर से उनकी कैरेज को खटखटा रहा था। बाहर आने पर पता चला कि ये लोग तो 2023 के बजाय 2026 में आ गए और ये वही इंसान है जिस तरह ये दुनिया तबाह हो जाएगी। दुनिया को बचाने के लिए उनके पास टाइम बहुत कम रह गया था। हर इंसान यहाँ पे मौजूद लोगों को समझाने लगता है कि दुनिया तबाह होने वाली है, इसे तबाह होने से बचाना चाहिए। ये लोग अपना फ्यूचर से लाया हुआ सामान भी नहीं दिखाते हैं, वो वीडियोस और वो पिक्चर्स भी अपनी बातों पे यकीन दिलाने के लिए नहीं दिखाते हैं जो उन्होंने वहाँ बनाई थी। लेकिन कोई भी उनकी बातों पे इसलिए यकीन नहीं कर रहा क्योंकि उन्हें लग रहा है कि एक बहुत बड़े हादसे की वजह से इन लोगों की दिमागी हालत खराब हो चुकी है। ये न्यूज भी वायरल हो चुकी थी कि 2026 के अंदर जो कंपार्टमेंट ट्रेन के गायब हुए थे वो एकदम से 2026 में आ गए। इस बात को कंफर्म करने के लिए कि यही लोग हैं जो 2023 में गायब हुए थे, उनका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। जहाँ कोई भी उनकी बातों का यकीन नहीं कर रहा था, वहीं पर डे वो साइंटिस्ट जिसे नोवा एक्सप्लोजन के बारे में पता चला था वो इनसे मिलने के लिए जाता है। दूसरी तरफ इसी ट्रेन में बैठी हुई वो लेडी जो एक बहुत बड़ी पोस्ट पे थी, वो अपनी पोस्ट और पैसे का इस्तेमाल करते हुए डिफेंस मिनिस्टर से मिलती है और उन्हें अपने साथ होने वाली हर चीज के बारे में बताती है, अपनी हर उस इंफॉर्मेशन के बारे में बताती है जो उन्हें 2060 में रहकर मिली। डिफेंस मिनिस्टर ने उसकी बात बहुत गौर से सुनी थी। डिफेंस मिनिस्टर बताती है कि सच में एक एस्ट्रॉइड उनकी दुनिया से टकराने वाला है और उससे दुनिया को बचाने के लिए ये लोग एक ऐसा मिसाइल बना रहे हैं जिससे ये लोग उस एस्ट्रॉइड को स्पेस पे ही तबाह कर देंगे। वो दुनिया से नहीं दिखाएगा और ऐसे दुनिया सेफ रह जाएगी। ये जानने के बाद इस औरत की भी सांस पे सांस आया था। उसने ये सारी बातें अपने टीम मेंबर्स को भी बता दी थी। ये लोग उसकी बातें सुन के रिलैक्स तो हुए, लेकिन पूरी तरह नहीं। जो कुछ वो देख रहे थे उसके बाद किसी भी चीज पे यकीन करना मुश्किल था। आखिर वो दिन भी आ जाता है जिस दिन
एस्ट्रॉइड इस दुनिया से टकराने वाला था। सबकी सांसें थमी हुई थी। ये सब एक दूसरे से ऐसे मिलते हैं जैसे आइंदा ये कभी मिलेंगे नहीं। इन्हें एतबार नहीं था, न जाने ये दुनिया बच्चे की भी या नहीं। सभी लोग मिलकर उस न्यूज को देख रहे थे जहाँ मिसाइल आसमान में जा रहा था। इनकी सांसें अब तक थमी नहीं जब तक नहीं ये गुड न्यूज नहीं मिल गई कि वो मिसाइल एस्ट्रॉइड को तबाह करने में कामयाब हो गया है। फाइनली ये दुनिया बच चुकी थी और इस दुनिया को उसकी असल हालत में दिखाते हुए ये सीजन यही एंड होता है।